Hello, my dear students. My name is GD Pandey. I teach chemical engineering on Make My Career. बच्चों, मेक माई करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का नया बैच शुरू होने वाला है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बैचेस आपको मिलेंगे। रेगुलर बैच मिलेगा, एक कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाती है। इसके अलावा तो रैंकर्स बैच चाहते हैं, प्रैक्टिस बैच चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, के लिए भी हमारे बैचेस अनाउंस होने वाले हैं। लेकिन जब हम कोई बैचेस अनाउंस करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमारी टीम से परिचय कराने के लिए, खुद मुझसे परिचय होने के लिए हमारे नाम से परिचय होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी है इस बात से परिचय होना कि मैं सब्जेक्ट्स को किस तरह से पढ़ाता हूँ, और उसी के लिए यहाँ डेमो लेक्चर्स शूट करने जा रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, इसको थर्मोडायनामिक्स भी कहा जाता है। अगर आप पूरे जे एग्जामिनेशन को देखें, उसके पैटर्न को देखें, तो मान के चलिए कि 15% से 20% क्वेश्चंस, 15 से 18, 16%, कभी कभी 20% भी क्वेश्चंस केवल थर्मोडायनामिक्स से आपको दिखाई। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और बच्चों को इस सब्जेक्ट्स में बड़ी समस्याएं भी रहती हैं। तो मेरी ये सोच है कि जो चीज़ सबसे कठिन है तो सबसे पहले आसान किया जाए, और उसी को आसान करने की प्रक्रिया में ये पहला लेक्चर डेमो वीडियो में शूट कर रहा हूँ। के बाद अदर लेक्चर्स भी हमारे सीरीज में आएंगे, क्रम से आएंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं थर्मोडायनामिक्स को। थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले बेटा, पहला काम होता है कि हम उसके सिलेबस को पढ़ें। हम जाने कि हम क्या क्या उसमें पढ़ेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, थर्मोडायनामिक्स किस तरह से पढ़ा जाता है, इन बातों को हम यहाँ पहले चैप्टर में करेंगे। हम बहुत सारी नई नई बातें करेंगे। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बड़ा डाउट होता है बच्चों को इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और आप देखिएगा उस वीडियो को देखने के बाद इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जामिनेशन के, चाहे वो जेई के हों, एई के हों, गेट के हों, ईएसई के हों, आपके लग जाएंगे। इसके अलावा इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या है। आप पढ़ते ना, रैंकाइन साइकिल, कैरनॉट साइकिल, जूल साइकिल, ब्रेटान साइकिल। ये साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम उसको जानेंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर होगा वो है एनर्जी इंटरेक्शन। और एनर्जी इंटरेक्शन में बेटा हम लोग पढ़ेंगे हीट और वर्क के बारे में। वर्क को मैं अक्सर वर्क न कह करके वर्क ट्रांसफर कहूंगा, और हीट को हीट ट्रांसफर कहूंगा। ऐसा क्यों कहूंगा और ऐसा कहने से क्या फायदा है, ये हमारी फर्दर क्लासेस में आपको पता चलती जाएंगी। अगर चैप्टर नंबर 3 की बात किया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। अब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्मोडायनामिक्स को मैं टीडी लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में। फिर हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। भाई फर्स्ट लॉ आया था तो सेकंड क्यों आया, फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो सेकंड लॉ आया। तो फर्स्ट लॉ के बाद उसकी कमियों को पढ़ेंगे और फिर जानेंगे सेकंड लॉ के बारे में। मैं आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ाऊंगा इस वाले चैप्टर में। और ये बताऊंगा कि संख्या तो हमेशा 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ। जीरोथ लॉ नाम क्यों दिया गया, उसका नाम जीरोथ क्यों रखा गया। जीरो से कोई संख्या तो शुरू नहीं होती। ये दो चीजें हैं, मैं क्या बोलूंगा 1 2, ऐसा नहीं बोलूंगा 0 और 1। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में।
फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंट्रोपी। बच्चे को पता नहीं होता इंट्रोपी होती क्या है, बस केवल रटी रटाई डेफिनेशन रट लेते हैं। ऐसा नहीं, फिजिकली फील कराऊंगा आपको इसी ऑनलाइन क्लास में कि इंट्रोपी का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हम लोग अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि जेई लेवल पे इसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते हैं, सिलेबस में भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चंस आ ही जाएं, 1-1.25 घंटे की बात होती है, क्यों छोड़े, हम लोग रिस्क लेने के मूड में हम लोग नहीं हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्योर सब्सटेंसेस, जो बच्चों के लिए बड़ा समस्या क्रिएट करता है। बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आता है, या आप कैसे बन जाता है, देखिए इधर इधर ऐसे बनता है, फिर वेपर डोम बन जाता है, ये वेपर डोम क्या होता है, वेपर डोम पे ये पॉइंट कैसे मिल जाता है, ये कैसे लिक्विड रीजन होता है, ये कैसे लिक्विड वेपर रीजन होता है, ये कैसे वेपर रीजन होता है, इन सब का बेसिक महत्व क्या है, कैसे फिजिकली महसूस करेंगे आप, ये सब मैं आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। तो 7वें में हम लोग वो पढ़ेंगे। 8वें में हम लोग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम अपने सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स है क्या। चलिए, क्या है थर्मोडायनेमिक्स? द वर्ड थर्मोडायनेमिक्स वाज गिवन बाय लॉर्ड केल्विन। आपने केल्विन का तो नाम सुना ही होगा। केल्विन साहब ने ही थर्मोडायनामिक्स को थर्मोडायनामिक्स कहा था, ये उन्हीं का दिया हुआ नाम है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानना चाहें कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो आप कह सकते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है थर्मो और दूसरा शब्द है डायनामिक्स। और अगर इसको तोड़ना चाहें तो थर्म प्लस ओ प्लस डायनामिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको समझाना है और मैं इससे ही आपको समझा ले जाऊंगा। थर्मो शब्द का मतलब क्या है? मैंने लिखा है समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर और समथिंग रिलेटेड टू हीट। थर्मो शब्द का मतलब है टेम्परेचर से संबंधित कोई चीज या हीट से संबंधित कोई चीज। और यहां पे क्या लिखा है? डायनामिक्स। डायनामिक्स का क्या मतलब है? समथिंग रिलेटेड टू मोशन, पावर, समथिंग रिलेटेड टू मोशन और समथिंग रिलेटेड टू पावर। और फिर लिखा है एंड द पावर इज रिलेटेड टू वर्क। मोशन का रिलेशन किससे है? पावर से। पावर का रिलेशन किससे है? वर्क से। तो कुल मिलाकर के डायनामिक्स का रिलेशन किससे हुआ? वर्क से। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स इज द बैटल बिटवीन हीट एंड, थर्मोडायनेमिक्स क्या है भैया? थर्मोडायनेमिक्स हीट और वर्क के बीच की लड़ाई है। आज पहली क्लास पढ़ा रहा हूं और जब पूरा थर्मोडायनेमिक्स 40-50 घंटे जितने भी लगेंगे, नंबर ऑफ आवर्स में काउंट नहीं करता, कंप्लीट आपको मिलेगा कंटेंट। जितने भी घंटे पढ़ाएंगे लगभग हर दिन, हर थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में हीट और वर्क ये दोनों शब्द अक्सर आपको दिखाई पड़े। तो थर्मोडायनेमिक्स इज व्हाट? थर्मोडायनेमिक्स इज द बैटल बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट और वर्क के बीच की लड़ाई है। हीट देने पे क्या हो रहा है, वर्क देने पे क्या हो रहा है, हीट निकालने पे क्या हो रहा है, वर्क देने पे, वर्क लेने पे क्या हो रहा है, यही इस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। मैं जिस कमरे में खड़ा हूं यहां पर एयर कंडीशन लगा हुआ है, यहां से हीट बाहर निकाली जा रही है। तो बाहर निकाली जा रही है तो हीट का आदान प्रदान हो गया ना। तो किस विषय में आ गया? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होता है आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। वहां बताएंगे आपको कि एसी काम कैसे करती है, आपके घर का रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, सब सिखाएंगे। ये सब कुछ थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में हम दो चीजें पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है मैं इसको मिटा के फिर से लिख देता हूं ताकि एकदम क्लैरिटी रहे आपको। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? आज से याद कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हीट एंड वर्क। हीट को हीट ट्रांसफर कहा करिए और वर्क को कहा करिए वर्क ट्रांसफर। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा कहने से क्या बेनिफिट है? आगे क्लास चलने दो, 4-5 दिन बाद बेनिफिट समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स कैसा साइंस है? एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है। एक लड़के ने कहा सर एनर्जी क्या होती है?
हमने सुन रखा है काइनेटिक एनर्जी, हमने सुन रखा है पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी। सर एनर्जी है क्या? क्या सब पढ़ेंगे यहां? क्या पढ़ेंगे यहां एनर्जी के बारे में? ध्यान दीजिएगा, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो एनर्जी है वो दो टाइप का होता है बच्चों। एक एनर्जी का आप नाम देंगे एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो सुनाए तो आप मेरे वॉइस से पकड़ सकते हैं बात को। एनर्जी इन ट्रांजिट। और दूसरी एनर्जी होती है एनर्जी इन स्टोरेज। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बेसिकली कौन सी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन स्टोरेज। आपने कहा सर ये एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन स्टोरेज क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो बेटा एनर्जी इन ट्रांजिट होता है ऐसी एनर्जी जिसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकें, वो एनर्जी इन ट्रांजिट है। और ऐसी एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो गई, वो एनर्जी इन स्टोरेज है। जैसे आपने हमसे कहा कि सर आपके पॉकेट में 100 रुपए हैं क्या? मैंने कहा हाँ है भाई, ले लीजिए। हमने पॉकेट में पर्स निकाल के 100 रुपए दे दिया, ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांजिट है। लेकिन हमारे फिक्स डिपॉजिट में जो रखा है वो तो ना हम आपको बताएंगे और ना तो आपको देंगे। वो कैसा है? एनर्जी इन स्टोरेज। बात पकड़ में आया? तो जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो एनर्जी कौन सी है? एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन स्टोरेज। एनर्जी इन ट्रांजिट दो होते हैं, वही होते हैं जिनकी चर्चा यहां शुरू होनी है, हीट एंड वर्क। एनर्जी इन ट्रांजिट कौन से हैं? दो हैं, हीट है और दूसरा कौन सा है? वर्क है। एनर्जी इन स्टोरेज क्या है? एनर्जी इन स्टोरेज है इंटरनल एनर्जी। क्या नाम है बेटा? इंटरनल एनर्जी। हमारी अगली क्लासेस में, आगे की क्लासेस में एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट, वर्क पे बहुत वृहद कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको। आज तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इन चीजों पे ध्यान न दे करके आते हैं अपने डेफिनेशन पे। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। थर्मोडायनेमिक्स कैसा साइंस है? साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी दिया, एनर्जी लिया, एनर्जी ट्रांसफर का साइंस है। एंड इट्स इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जब एनर्जी दिया, एनर्जी ट्रांसफर किया तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसको भी पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे भैया? थर्मोडायनेमिक्स में। इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट। कहां पड़ेगा इफेक्ट? ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर। अर्थात किसी सिस्टम को हीट देंगे, किसी सिस्टम से हीट लेंगे, किसी सिस्टम को वर्क देंगे, किसी सिस्टम से वर्क लेंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रक्रिया में उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज अर्थात उसके गुणधर्मों पर जो प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा, उस विज्ञान का ही नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। आपने कहा सर कुछ शब्द थोड़े से कम समझ में आ रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, सर सिस्टम क्या है। बेटा सब पढ़ा रहे हैं, अभी आगे सिस्टम बताएंगे, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स में अंतर होता है। किताब में पढ़ोगे लिखा रहता है ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, गलत लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, प्रॉपर्टीज अलग है। नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे आप। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं और आशा करते हैं कि आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई हो। आइए, तो थर्मोडायनेमिक्स कैसा विज्ञान है? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर के कारण होने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपने कोई भी सिस्टम लिया, आपने उसको हीट दिया, तो हीट देने के बाद उस सिस्टम के व्यवहार में जो भी परिवर्तन आए, कहां पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स।
आगे मैंने लिखा है कि एनर्जी ट्रांसफर में बी, उस बात को मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझा भी दिया कि हम कौन से एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बेटा या तो हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर की और या तो हम बात करेंगे वर्क ट्रांसफर। यहां मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, शब्दों का बड़ा खेल है। शब्द आप नहीं समझेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जो लिटरल मीनिंग है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। हीट ट्रांसफर को हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, या इसको हम लोग बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी या लो ग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कुछ भी कहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? ऐसा क्यों बोलते हैं ये समझ में आएगा जब पढ़ाऊंगा आपको ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके पहले ये नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए। वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, या क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्यों बोलते हैं ये कहां समझ में आएगा? अब आप लोग बताइए, जब पढ़ेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, दूसरा नियम। तो या तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, या तो थर्मोडायनेमिक्स में हम वर्क ट्रांसफर की बात करेंगे, या तो दोनों की बात करेंगे, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर बोथ। So what we are going to study, what we are going to study, heat, work and their mutual conversions. Thermodynamics is the battle of heat and work. और आपको मजेदार बात बताऊं, बहुत सारे बच्चों को हीट और वर्क भी नहीं पता है। आप कहेंगे सर पता तो है, पता तो है हमें हीट क्या होती है। हमने पूछा हीट क्या होती है एक बच्चे से अपनी ऑफलाइन क्लास में, हमने पूछा हीट क्या होती है, बोला सर हीट वो चीज होती है जो किसी सिस्टम को दे दिया जाए, किसी बॉडी को दे दिया जाए तो वो चीज गर्म हो जाती है। हमने कहा ठीक है, आपने आइसक्रीम खाई है? बोले हाँ सर खाई है। हमने कहा आइसक्रीम को हीट दे दो तो क्या गर्मा गर्म आइसक्रीम मिलेगी? बोले नहीं सर वो तो पिघल जाएगी। तो हीट हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम तो नहीं करती, कभी कभी अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज का भी काम करती है। पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे हीट क्या होता है। बच्चे ने कहा सर वर्क पता है, हीट में आपने फंसा दिया, लेकिन वर्क पता है पूरा पूछ लीजिए। हमने कहा पूछ लें? बोले हाँ पूछ लीजिए। हमने कहा बेटा वर्क का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, W बराबर बल गुणित्व विस्थापन F इंटू एक्स। आपने कहा हाँ सर F इंटू एक्स या F इंटू डेल्टा एक्स, कुछ भी कह सकते हैं, चलिए डेल्टा लिख देते हैं। हमने कहा बेटा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V। मुझे लगता है क्लास 6th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्लास 9, 10th, 11th, 12th में ये पढ़ा होगा। एक बात बताओ, एक ही चीज के दो फॉर्मूले क्यों हैं? और इससे हमारा काम चल रहा था तो इसको क्यों पढ़ाया गुरुजी ने? और जब गुरुजी ने जिस दिन पढ़ाया तो आपने टोका क्यों नहीं कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला है, इतने फॉर्मूले क्यों लिखवा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना इतना मुसीबत का काम है? तो अंतर होगा, या तो अलग अलग है, या तो उनके एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। वो सब बातें जब तक आप नहीं समझेंगे कोई भी अच्छा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। पढ़ाऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा कि वर्क ट्रांसफर होता क्या। इसीलिए मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जो हमारे बैचेस चलेंगे वो तो चलेंगे ही, उसके अलावा बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिलेंगे आपको हमारी फर्दर क्लासेस में। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं अब तो कंफर्म हो गया होगा, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, हीट एंड वर्क ट्रांसफर बोथ। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का उद्देश्य क्या है? बड़ा क्लियर लिखा है, टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब हीट, ऑर्गेनाइज्ड मतलब वर्क। थर्मोडायनेमिक्स का एक ही उद्देश्य है कि हीट का वर्क में कन्वर्जन हो जाए। कैसे हो जाए? इन एन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर मतलब दक्षता के साथ, दक्षता का मतलब मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलना चाहिए। तो व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सॉरी, द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट the disorganized form of energy into organized form of energy in an efficient manner. मिनिमम इनपुट से क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम आउटपुट। ओके, लास्ट में है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स के अनुप्रयोग कहां हैं? पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, आईसी इंजन्स में। अब आप समझिए, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ पाए तो पावर प्लांट नहीं समझ में आएगा, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग नहीं समझ में आएगी, आईसी इंजन्स नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सब विषय इसी के एप्लीकेशंस हैं माय डियर। इसलिए इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो आपके टीचर जो होते हैं मैकेनिक्स की पहली क्लास में क्या पढ़ाते हैं? रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स की शुरुआत कहां से करते हैं? रिजिड बॉडी से करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ हमें मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ जानकारियां होती हैं, उनको हमें लेना ही पड़ेगा। उसके बाद हम उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ पाते हैं। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स की 4 बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये बार बार आपके सामने प्रस्तुत होंगी, तो आज इनको समझ लेते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। इसमें से पहली बात है, सिस्टम क्या है? सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं। अगर डिप्लोमा के छात्रों को अंग्रेजी हिंदी की दिक्कत है तो बता दे रहा हूं। सराउंडिंग्स को परिस्थान कहते हैं, बाउंड्री को सीमा कहते हैं, और यूनिवर्स को तो ब्रह्मांड कहते हैं। तो मैंने आपको एक हिंदी बता दिया। वैसे आपको इंग्लिश टर्म्स ज्यादा यूज करने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि चारों चीजें हैं क्या। जब तक ये चारों चीजें नहीं समझेंगे तब तक हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझ में आने वाली। सबसे पहली चीज, सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज अ रीजन इन अ स्पेस। सिस्टम इज अ रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड। ये डेफिनेशन पढ़ने में जितनी कठिन है, समझने में उतनी ही आसान है। पता नहीं क्या लिख दिया, कठिन कठिन था। रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड। अरे कुछ नहीं भैया, कहा जा रहा है किसी जगह पर कोई ऐसी चीज ले लीजिए, कोई ऐसा स्थान ले लीजिए, कोई ऐसा स्पेस ले लीजिए जिसको फोकस्ड करके स्टडी करिए, वही आपका सिस्टम है। जैसे इस पूरे स्पेस में, इस पूरे रीजन में हमने इस कमरे को चुन लिया है। अगर आप पूछे हम इस समय कहां हैं, मेक माई करियर के स्टूडियो में हैं, तो ये मेक माई करियर के स्टूडियो जो है ये एक सिस्टम है। और सिस्टम को समझना चाहते हैं तो मैं आपको और दिखा रहा हूं। ये बॉटल है, बॉटल में इतना पानी भरा हुआ है। ये बॉटल में भरा हुआ पानी, ये पूरा बॉटल क्या है? एक सिस्टम है। एक पर्टिकुलर जगह चुन लीजिए फिक्स, पर्टिकुलर मास चुन लीजिए फिक्स्ड मास, और इसी पे हमारी स्टडी फोकस्ड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टम। क्लास में आप लोग बैठे हुए, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स को हमने फोकस कर लिया, तो वो क्या है? हमारे सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? एनीथिंग रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस्ड। सिस्टम को जब जब मैं बोलूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का। आपने कहा सर क्या सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ही सिस्टम है? नहीं बेटा, बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी सहायता से समझाना मुझे आसान रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कितना टाइम हुआ है, तो आप टीवी में देख के टाइम बता सकते हैं, आप किसी और जगह से भी टाइम बता सकते हैं, लेकिन घड़ी में टाइम देखना सबसे आसान तरीका है। तो वैसे ही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को हम सिस्टम के रूप में खूब लेकर के आपसे बात करेंगे। और जब जब सिस्टम में दिखाऊंगा तो मैं सिस्टम कैसे दिखाऊंगा आपको? मैं सिस्टम कैसे दिखाऊंगा आपको? मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं। सिस्टम में कैसे दिखाऊंगा? कुछ इस प्रकार से। दिस इज द सिस्टम। नीचे जगह नहीं थी इसलिए मेरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल में ज्यादा गया, वर्टिकल में कम गया। कैसे भी ले सकते हैं आप, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका सिस्टम है, लेकिन चूंकि ये ओवर राइटिंग हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये आपका सिस्टम। चलिए आगे बढ़ा जाए। सराउंडिंग्स क्या है? सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग्स है, लेकिन सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है उसका वो स्थान
जहां तक सिस्टम का प्रभाव है उसे सराउंडिंग्स कहते हैं, और कभी कभी हम लोग उसे इमीडिएट सराउंडिंग्स भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, अगर आप समझिए, मैंने यहां डेफिनेशन भी लिखी है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम वेयर द इफेक्ट ऑफ द सिस्टम इज फेल्ट। बेटा जो ये लाइन मैंने लिखी है ना, बहुत सारे किताबों में ये लाइन नहीं लिखी रहती है। अगर ये लाइन नहीं समझेंगे तो ज्ञान आधा अधूरा है। बहुत सारे किताबों में लिखा रहेगा एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग्स। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है सब सराउंडिंग्स है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे ये सिस्टम है, मान लिया बेटा यहां जगह है, ये दिखा दिया हमने सिस्टम है, ये सिस्टम है, बोलो भैया ये सिस्टम है। सिस्टम मान लीजिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। कितने पे है बॉस? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसको हमने हीट कर दिया। जब हमने इसको हीट कर दिया तो कितना पहुंच गया? मान लो 220। कितना पहुंच गया? मान लो 220। तो क्या 220 का जो सिस्टम है, इसके आसपास मान लीजिए यहां का टेम्परेचर, मान लीजिए यहां तक का टेम्परेचर, तो चलिए 220 हो गया, ये वाला भी 220 हो गया, तो यहीं तक तो होगा। क्या पूरा सब जगह हो जाएगा? उसके आसपास ही तो उसका प्रभाव रहेगा। इसीलिए हम लोग कभी कभी इसको बोलते हैं इमीडिएट सराउंडिंग्स। क्या बोलते हैं? इमीडिएट सराउंडिंग्स। एक्चुअली हमारे कंसिडरेशन में इमीडिएट सराउंडिंग्स ही होता है। इमीडिएट सराउंडिंग्स को ही सराउंडिंग्स कहते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में। और बेसिकली ये कौन सा स्थान है? सिस्टम के बाहर का स्थान है। इतना कह करके चुप मत हो जाइएगा। क्या कहेंगे? सिस्टम के बाहर का वो स्थान जहां पर सिस्टम में होने वाले प्रभावों का प्रभाव रहता है, सिस्टम में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव रहता है। वेयर द इफेक्ट ऑफ द सिस्टम इज फेल्ट, इट इज नोन एज। मुझे लगता है इतनी मेहनत के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है और इमीडिएट सराउंडिंग्स क्या हो। शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ के गए आप सराउंडिंग्स, एग्जाम में इमीडिएट सराउंडिंग्स लिख दिया, गलत हो गया। 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए हैं, व्हाट इज सराउंडिंग्स। एक ऑप्शन में यहीं तक लिखा है एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। आपने ए पार्ट देखा, ए ऑप्शन में यही लिखा है, टिक करके आप चले आए। आजकल तो बच्चों की प्रवृत्ति हो गई है कि ए पार्ट से डी पार्ट तक जाते ही नहीं है। ए में ही जो मिला टिक कर दिया, ठीक ठाक लगा। सारे ऑप्शंस देखिए, हो सकता है डी में ये लिखा हो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम वेयर द इफेक्ट ऑफ द सिस्टम इज फेल्ट, तो डी पार्ट सही होगा। करेक्ट डेफिनेशन ये है। समझ में आई बात? ओके, तो लेट अस मूव, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया। अब जानिए बाउंड्री क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बाउंड्री। वह चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग्स को सेपरेट करती है, अलग करती है, उसे बाउंड्री कहते हैं। जैसे अगर यहां सिस्टम बना हुआ है, दिस इज द सिस्टम। देखो अभी स्लाइड में जगह हमारे पास है, तो अच्छा खासा बड़ा सा सिस्टम बनाया हमने। अब बताओ ये सिस्टम है, ये बाहर बोलो क्या है भाई? सराउंडिंग्स है। तो सेपरेट कौन कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है ना, ये जिसको हमने काफी थिक दिखाया है। इतना थिक नहीं होगा ये, हमने लिखा भी है। इट इज अ वेरी थिन सेपरेशन, बहुत थिन होता है, ऑलमोस्ट जीरो मास। हम मानते हैं जीरो मास है इसका। इसका काम क्या है? ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये क्या है? आपकी बाउंड्री। जेईई के एग्जामिनेशन में पूछता है बाउंड्री कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बाउंड्री आपका रिजिड हो सकता है, बाउंड्री आपका फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। बाउंड्री रिजिड मतलब मान लीजिए ये कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है या कुछ भी है, पिस्टन सिलेंडर नहीं है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है या कुछ भी है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, तो क्या इसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल है? क्या इसकी बाउंड्री मूव कर सकती है? नहीं। जो बाउंड्री डिसाइड हो गई वही बाउंड्री इसकी रहेगी। ये रिजिड बाउंड्री है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री समझेंगे? फ्लेक्सिबल बाउंड्री समझिए, एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, ठीक है।
और यहाँ पे गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है। अब जैसे जैसे इस पिस्टन को हम मूव करेंगे आगे पीछे, तो बाउंड्री भी तो चेंज होती जाएगी। तो ये कैसी बाउंड्री है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। रियल बाउंड्री क्या होती है? इसको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल समझा दे रहा हूं। मान लीजिए पाइप है, यहां से पानी बह रहा है, यहां से पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। ये जो पाइप का हिस्सा है, ये तो पाइप है ना, ये सिस्टम का रियल बाउंड्री है। लेकिन यहां तो कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, ये कैसा है? इमेजिनरी बाउंड्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। मुझे लगता है बहुत आसान आपको होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यूनिवर्स पे बात करते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स को ऐसा मत समझिए कि पूरा ब्रह्मांड, ऐसा कुछ नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स को कोई पूछे यूनिवर्स क्या है, आप बोलिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं? 3 प्रकार के। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेट। क्या है क्लोज सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें से मास ट्रांसफर, ऐसा सिस्टम, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम जिसमें से मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है, मास ट्रांसफर नहीं कर सकता, मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है, तो क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। मास ट्रांसफर तो अलाउड नहीं है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है। एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है। तो जहां मास ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। तो इसके सामने मैं क्या लिख दूं? यहां मैं क्या लिख दूं कि मास ट्रांसफर अलाउड है। टिक कर दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप। और सॉरी, मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है बट एनर्जी ट्रांसफर किसी सिस्टम में मास न तो बाहर जा सकता है न तो अंदर आ सकता है, एनर्जी का आदान प्रदान संभव है, तो उसे बोलेंगे क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर भी अलाउड है और एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउड है। ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें मास भी इंटरैक्ट कर सकता है, अंदर बाहर जा सकता है, ट्रांसफर अलाउड है, और साथ ही साथ एनर्जी ट्रांसफर भी अलाउड है। जैसे आपका कंप्रेशर, जैसे आपका पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सब क्या है? आपके ओपन सिस्टम। लास्ट में क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें न तो कोई मास ट्रांसफर हो, न तो कोई एनर्जी ट्रांसफर हो, न तो कोई मास ट्रांसफर हो, न तो कोई एनर्जी ट्रांसफर हो, नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, तो क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। तो मास और एनर्जी ट्रांसफर के आधार पर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे उम्मीद है आप सबको पता भी होगा। जाते जाते जरा एक आध सवाल भी लगा लेते हैं एसएससी जेईई के, कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब तक क्वेश्चंस ना लग पाए। देख लेते हैं जरा 1 मिनट में। देखिए, एसएससी जेईई 2016 क्या सवाल आया है? When neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of a system, it is called। न तो मास ट्रांसफर होगा न तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो इस प्रकार का सिस्टम क्या कहा जाएगा? बोलो भाई। ओपन में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? न तो मास ट्रांसफर न तो एनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, और कुछ कॉन्सेप्ट के बाद देखें शायद एक आध क्वेश्चन आप और लगा सकते होंगे। चलिए, बाकी जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपको कराएंगे, अगले क्लासेस में कराएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेक माई करियर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सबसे जरूरी है
अपने सारे दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि वहां पर आपको पेड क्लासेस, पेड बैचेस के अलावा बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक